इस लेक्चर में विजन का PT 365 इकोनॉमी के लिए जो आता है वो डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है एज वेल एज मेंस के लिए, लेकिन हम इसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे और मेनली जो करंट न्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक जो नॉलेज है इकोनॉमी की वो आपको पता ही होगी, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि इकोनॉमी का जो करंट अफेयर आता है PT 365 में वो पिछले साल का आता है, जैसे 2023 का दिसंबर तक का इसमें पूरा डेटा रहता है जो भी इकोनॉमी की न्यूज रही है करंट अफेयर में। तो ये बनाया जाता है चैप्टर वाइज। जैसा आपका UPSC या PCS में सिलेबस होता है इकोनॉमी, तो उसके चैप्टर वाइज ये अरेंज किया जाता है। जैसे इसमें 12 चैप्टर हैं। पहला जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें GDP वगैरह है, तो ये हम यहाँ से चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये सभी आप जानते होंगे GDP क्या होती है। एक साल में किसी जोग्राफिकल एरिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, प्राइस होता है, उसको GDP कहते हैं। तो ये जो अप्रैल जून के पीरियड में 2023 में GDP की ग्रोथ हुई थी वो 7.8% हुई थी। ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जो अभी देखो 2-3 दिन पहले अभी डेटा आया था नया GDP ग्रोथ, वो 8.4% आई थी जो अभी लेटेस्ट आया है। तो इसमें जो डेटा है दिसंबर 2023 तक का है। 8.4 ये किसका है? देखो GDP को ना हर 3-3 महीने में ग्रोथ देखते हैं उसकी, हर 3-3 महीने में, जैसे ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने का ये पीरियड होता है। साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के 4 ये लॉट हो गए एक तरह से। तो हर एक 3 महीने का पहला ट्राइमेस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। तो अभी जो 8.4 जो आई थी GDP ग्रोथ, वो कब की आई थी? थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो ये जो है अप्रैल से जून तक की GDP ग्रोथ है, इसमें 7.8%। तो प्रेजेंट GDP कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप सभी जानते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है NSSO, तो वो इसको कैलकुलेट करती है। रियल GDP और नॉमिनल GDP कैलकुलेट करती है। रियल GDP और नॉमिनल GDP क्या होती है ये आप जानते होंगे। रियल और नॉमिनल में फ़र्क इतना है कि नॉमिनल GDP हम करंट प्राइस पे नापते हैं, करंट प्राइस पे, जो भी करंट प्राइस चल रहा है, और रियल GDP कांस्टेंट प्राइस पे। GDP को मेज़र करने का एक बेस ईयर लिया जाता है, आधार साल। मान लो हमें अब पता करना है कि इस साल GDP कितनी रही है, हम किसके पर्सपेक्टिव में करेंगे? उसका कोई आधार तो होना चाहिए, बेस तो होना चाहिए। तो इसके लिए पहले 2004 था बेस ईयर, और उसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 2011-12 कर दिया था इसको 2015 में। तो अभी बेस ईयर कितना है? 2011-12। तो 2011-12 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी कितनी फाइनल वैल्यू थी, उसके कंपैरिजन में 2023 में कितना उनमें क्वांटिटी में एडिशन हुआ, कितना प्राइस उनका चेंज हुआ, ये सब हम नापते हैं रियल और नॉमिनल GDP में। फिर निकालते हैं GDP डिफ्लेटर। ये GDP डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP। तो ये इसका रेशो है, नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP, इसको बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। देखो नॉमिनल GDP है ना, वो डेटा नापती है हमारा क्वांटिटी और प्राइस दोनों में। जैसे मान लो 2011-12 में कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, ये भी देखेगी, साथ में ये भी देखेगी उनका प्राइस क्या है, उनका प्राइस कितना चेंज हुआ है। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों में मेजर करती है नॉमिनल GDP, क्वांटिटी और प्राइस। लेकिन कौन से? करंट प्राइस में, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसमें। और रियल GDP मेजर करती है सिर्फ क्वांटिटी को। मान लो 2011-12 में सिर्फ 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए और 100 सर्विस प्रोवाइड की गई, इनकी कितनी वैल्यू थी, इसको मेजर करके अब देखेंगे 2023 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है क्वांटिटी में। पहले 100 प्रोड्यूस होती थी, अब कितनी होती होंगी? मान लो 104 या 106 प्रोडक्ट। तो ये क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, इसको कौन मेजर करता है? रियल GDP। और प्राइस और क्वांटिटी दोनों में मेजर कौन करता है? नॉमिनल GDP। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से स्टेटमेंट दे दी जाती है कि नॉमिनल GDP मेजर्स ओनली क्वांटिटी, रियल GDP मेजर्स बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस।
तो ये आपको याद रखना, नॉमिनल जीडीपी दोनों को मेजर करती है, प्राइस और क्वांटिटी, और रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, देखो आपको बताया अभी रेशो है ये नॉमिनल और रियल का, तो नॉमिनल अपॉन में रियल। नॉमिनल किसको मेजर करता है, क्वांटिटी और प्राइस दोनों को, और रियल जीडीपी किसको करता है, ये क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाएगी, तो जीडीपी डिफ्लेटर किसको मेजर करेगा, प्राइस को। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये जीडीपी डिफ्लेटर से हम निकालते हैं। तो इसमें मेजर चीज़ जो समझने की थी यही थी। जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोच अपनाते हैं, अप्रोच कह सकते हो आप या मेथड कह सकते हो। इसके 3 मेजर मेथड है, एक है प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन अप्रोच बोल सकते हो, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे सारे, इन्हें डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखो 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की थी न्यू सीरीज अकाउंटिंग की। उसमें बेस ईयर जब चेंज किया था ये 2011-12, पहले 2004-5 था, तो अब बेस ईयर है 2011-12। जीडीपी आप सब लोग जानते हो क्या है। जीडीपी की कुछ खामियां हैं, यानी कि इसके कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां, या आप लिमिटेशन बोल सकते हो, कमियां। वो क्या है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जीडीपी, देखो आप सबको पता है जीडीपी क्या मेजर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं, पैरामीटर रह जाते हैं जो जीडीपी उनको मेजर नहीं करता। जैसे मान लो आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, उसकी कोई मेजर होती है जीडीपी में, नहीं होती। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ये कैलकुलेट किया जाता है, नहीं किया जाता। तो इस तरह की जो चीज़ है ये जीडीपी में काउंट नहीं होती। तो मान लो क्राइम, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी ये कितनी बड़ी, ये सब कुछ। तो जीडीपी की जो लिमिटेशन है, पहला उसमें आएगा कि एक्सटर्नलिटीज़, इनको ये कंसीडर नहीं करती। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे क्राइम, अपराध, इनको काउंट नहीं किया जाता जीडीपी में कि कितने अपराध घटे हैं या बढ़े हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण, इनइक्वालिटी, असमानता, और नेचुरल रिसोर्सेज का कितना डिप्लीशन हुआ है, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, मान लो ऑयल है कहीं पे या कोल है, कोयला, वो कितने घटे बढ़े हैं, इनका कोई मेज़र नहीं किया जाता नेचुरल रिसोर्सेज का। और ना ही ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फैमिली बॉन्डिंग, इन सब को भी कंसीडर नहीं करती। और इसमें देखो एक चीज़ याद रखनी है कि सोशल नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जीडीपी इनको इंक्लूड करती है। जैसे देखो कोई मान लो सोशल नेगेटिव एक्टिविटीज़ कैसी होगी, मान लो कोई, इसमें एग्जांपल दिया ट्रेन का, मान लो ट्रेन कोई टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसमें क्या है, ट्रेन क्रैश में ट्रेन को रिपेयर करने के लिए जो मनी स्पेंड की गई, तो ये क्या है, ट्रेन टकराई, तो उसके टकराने से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की हो सकता है जान जा सकती है। तो एक तरह से समाज पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे सोशल नेगेटिव एक्टिविटीज़। तो इसको ये काउंट करती है, क्योंकि ट्रेन टकराई है, ट्रेन के डिब्बों को रिपेयर करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और उस पैसे को काउंट किया जाएगा, तो इसको ये इंक्लूड करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जीडीपी किसको इंक्लूड करती है, सोशल नेगेटिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है। इस तरह के स्टेटमेंट देके पूछ ले जाता है, तो आप ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जीडीपी हमारा कवर हुआ। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। देखो एक तो होता है एमपीआई हमारा नेशनल, जो नीति आयोग रिलीज करता है। नीति आयोग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे क्या है, थिंक टैंक एक हमारे इंडिया का 2015 में बनाया गया था। इससे पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 2015 में चेंज कर दिया ये। उससे पहले प्लानिंग कमीशन 5 साल का एक योजना बनाया करता था, जिसे 5 ईयर प्लान बोलते थे, पंचवर्षीय योजना। अब ये एजेंडा तैयार करता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का, जैसे 3 साल का, 5 साल का, 15 साल का, इस तरह से। तो नीति आयोग ये रिलीज करता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये तो है नेशनल। एक देखो एमपीआई होती है ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ग्लोबल लेवल पे एमपीआई क्या है और नेशनल लेवल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग द्वारा, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। जो इसका डेटा आया था ना, इसी के आधार पे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लगभग 25 करोड़
जो आदमी है, मतलब लोग हैं इंडिया में, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, यानी कि अब वो गरीब नहीं रहे। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, सुना ही होगा आपने। तो किसके आधार पे बोला गया था? इस एमपीआई के आधार पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एमपीआई वाला। तो इसका सारा डेटा हम देखेंगे। इसने जो नीति आयोग ने जो ये पेपर रिलीज किया था, उसका नाम दिया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। 2005-6 से कितनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में रही है। मल्टी डायमेंशनल को हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी। पॉवर्टी गरीबी आप जानते हो, तो बहुआयामी गरीबी इंडिया में कितनी है, ये डेटा रिलीज करता है नीति आयोग। ये देखो, इस डेटा में बताया गया है कि जो पॉवर्टी है 2005-6 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुई है। जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है। 2013-14 में इसमें बताया है कि 29.17% गरीब लोग थे हमारी पॉपुलेशन का, और ये घट के कितने रह गए 2022-23 में? 11.23%। ये डेटा आपको याद ना रहे तो भी ठीक है, लेकिन याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे डेटा मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 29%, इतना मोटा मोटा याद कर लो, 29% पहले लोग थे गरीब, वो कितने रह गए? 11% 2022-23 में। और अगर हम इसे नंबर में काउंट करें तो कितने हो गए? 24.82 करोड़, यानी कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पिछले 9 साल में बाहर आ गए हैं, यानी कि ऊपर आ गए हैं गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से। इसमें पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, ये बताया गया है। और ज़्यादा पॉवर्टी हेड काउंट रेशो फास्टर रेस पे कब से डिक्लाइन हुआ है? 2015-16 से लेकर 2019-21 में ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है इस पीरियड में। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी से बाहर जो लोग आए हैं वो किस स्टेट्स में आए हैं? सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर आए यूपी में, फिर बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान। ये आप टॉप 5 स्टेट्स को याद कर सकते हो। इसमें जो मेन चीज़ है ना याद करने की, ये तो आप मेंस में देखो डेटा लिखने के लिए काम आता है। इस तरह के आपको प्रीलिम्स में तो बहुत कम चांस है पूछा जाए। हाँ, ये डेटा पूछा जा सकता है 24.82 करोड़ और 29 से 11%, इस तरह का डेटा। और मेनली ऐसा पूछा जाता है कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज हुई है, किस पीरियड में फास्टेस्ट हुई है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इसमें मेनली जो चीज़ है प्रीलिम्स के लिए वो है इंडिकेटर। ये देखो 12 इंडिकेटर के आधार पे ये डेटा रिलीज किया जाता है, और वो 12 इंडिकेटर हैं जो, वो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो मेनली जो डेटा है कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, ये लिया जाता है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट, ये इसमें लिया जाता है, काउंट किया जाता है। ये जो एमपीआई है, नेशनल एमपीआई, ये पहली बार कब रिलीज की गई थी? 2021 में ये पहली बार रिलीज की गई थी नेशनल एमपीआई। किसने? नीति आयोग ने। ये डेटा रिलीज करता नीति आयोग 12 इंडिकेटर के आधार पे। और जो ये मेथडोलॉजी यूज की जाती है ना इस एमपीआई को काउंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अल्कीरे-फोस्टर मेथडोलॉजी। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये अल्कीरे-फोस्टर मेथडोलॉजी। देखो ये जो पीडीएफ है ना, आपको सबको पता है, विजन की साइट पे आप जाओगे तो मिल जाएगी आपको आसानी से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ना वहाँ पे ना मिले तो आपको टेलीग्राम पे सिंपल सीएससी के नाम से चैनल बना हुआ है, सिंपल सीएससी। उसमें मुश्किल से 5-6 बंदों हैं। पहले उसमें 12-13 हुआ करते थे, तो मैं अभी कभी कभी लेक्चर बनाता हूँ। पहले डेली बनाता था, लेकिन देखा कोई देखता है नहीं, तो फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। तो वो 12-13 से अब 5-6 लोग बचे हैं उस सिंपल सीएससी चैनल में मेंबर। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो सिंपल सीएससी चैनल में टेलीग्राम पे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिलती है तो। तो ये जो एमपीआई कैलकुलेट की जाती है, कौन से मेथड पे कैलकुलेट की जाती है? अल्कीरे-फोस्टर टेक मेथडोलॉजी या टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि एमपीआई किस मेथडोलॉजी को यूज करके कैलकुलेट की जाती है। अल्कीरे या अल्कायर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अल्कीरे-फोस्टर मेथड, इसके बेस पे ये कैलकुलेट की जाती है। अब ये इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, इसके बारे में आपको नहीं पूछने वाला कोई, आपको याद भी ना रहे तो, वरना यहाँ से आप पढ़ सकते हो, एक लाइन का है ये। अच्छा, अब इसमें जानते हैं कि ये हेड काउंट रेशो, इंटेंसिटी ऑफ पुअर, पॉवर्टी, इसका क्या मतलब है? ये मेन हो जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं।
देखो हेड काउंट रेशो का क्या मतलब होता है, हेड काउंट, हेड का मतलब क्या, सिर, काउंट का मतलब गिनना, यानी कि सिर किसका, एक आदमी का एक ही सिर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने आदमी हैं जो पुअर हैं, गरीब हैं, हाउ मैनी आर पुअर। हेड काउंट रेशो का मतलब, जब भी हम हेड काउंट रेशो की बात करेंगे यानी कि कितने लोग गरीब हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ पुअर पॉवर्टी की बात करेंगे तो उसका क्या मतलब हो गया, इंटेंसिटी की बात करेंगे तब इसका मतलब है कि जो गरीब हैं वो कितने गरीब हैं, कितने का मतलब है नंबर से नहीं है, या क्वांटिटी से, उनके पीपल की क्वांटिटी से नहीं है, बल्कि उनकी इंटेंसिटी से, मतलब कितने गरीब है, कम गरीब है, ज़्यादा गरीब है। मतलब सिर्फ मान लो कोई गरीब है कितने, कोई 10 रुपये ही कमाता है या 20 रुपये कमाता है तब गरीब है, या 10 रुपये कमाता है तब गरीब है, या 12 रुपये कमाता है तब गरीब है, इस तरह से उसकी इंटेंसिटी, मतलब गरीब कितने गरीब हैं वो हम इसमें काउंट करते हैं इंटेंसिटी में। तो ये दोनों इसमें काउंट किया जाता है, इंटेंसिटी भी और हेड काउंट रेशो भी, दोनों। अब इसके इंडिकेटर देख लेते हैं कौन कौन से 12 इंडिकेटर हैं। देखो इसमें जो डायमेंशन है वो मेजर 3 हैं, और उन 3 डायमेंशन में 12 इंडिकेटर में उन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो 3 डायमेंशन पहले जान लो, एक तो हेल्थ है, दूसरा कौन सा है, दूसरा यहाँ पे देखो आप एजुकेशन है, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनको 1/3 की रेटिंग दी हुई है, यानी कि 1/3 जो कैलकुलेशन किया जाएगा हेल्थ के आधार पे, 1/3 एजुकेशन और 1/3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ में ये आपके दो नहीं 3 इंडिकेटर आते हैं आपके हेल्थ में। एक तो है न्यूट्रिशन, देखते हैं इसमें। अब देखो इसको कितना दिया, 1.6 रेटिंग दी है। ये आपको याद नहीं करनी है, बस आपको हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो 3 हैं ये आपको याद होने चाहिए, और उनके अंदर जो 12 इंडिकेटर हैं ये आपको याद हो तो अच्छी बात है। इसमें देखो न्यूट्रिशन देखा जाता है, न्यूट्रिशन में देखा जाता है सिंगल जो मेंबर है वो कितना अंडर नूरिश्ड है, मतलब उसको खाने के लिए नूरिश फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसमें बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। और देखो इतना आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप हेल्थ और ये इंडिकेटर हेल्थ में कौन कौन से, ये बस आप याद कर लो। हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चों की और जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर ये काउंट की जाती है, और मैटरनल हेल्थ यानी कि माता की हेल्थ। तो ये 3 इंडिकेटर हैं हेल्थ में। एजुकेशन में भी, एजुकेशन में 2 हैं, 3 नहीं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, यानी कि इसमें देखा जाता है कि कितने साल तक स्कूल में बच्चा गया है, और स्कूल अटेंडेंस 2 इसमें काउंट किए जाते हैं एजुकेशन में। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उसमें काउंट किए जाते हैं आपके 6 इंडिकेटर, 6 नहीं 7 होने चाहिए यार, क्योंकि 2 3 2 5 हुए ना वो, तो ये 7 होने चाहिए। हाँ तो 7 ही है ना। पहला है कुकिंग फ्यूल, दूसरा है सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। अब देखो ये जो 12 इंडिकेटर आपने देखे, ये जो 12 इंडिकेटर है ना, इसमें से 10 इंडिकेटर वो हैं जो ग्लोबल एमपीआई में यूज किए जाते हैं। ग्लोबल एमपीआई जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें 10 इंडिकेटर वो हैं जो नेशनल एमपीआई में यूज किए जाते हैं। तो बाकी के 2 कौन से हैं जो नेशनल एमपीआई में एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। पहला है बैंक अकाउंट, एक तो ये एक्स्ट्रा है नेशनल एमपीआई में, और दूसरा आपका है, कहाँ गया, ये दूसरा है आपका मैटरनल हेल्थ। ये 2 इंडिकेटर है ना जो, ये नेशनल एमपीआई में एक्स्ट्रा हैं। बाकी के 10 इंडिकेटर एग्जैक्ट सेम है, जो ग्लोबल एमपीआई में हम मेजर करते हैं वो ही नेशनल एमपीआई में 10 इंडिकेटर सेम है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि ग्लोबल एमपीआई को रिलीज कौन करता है। इसे देखो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इसको जारी करते हैं, रिलीज करते हैं 2010 से। हर साल इसका डेटा आता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ग्लोबल एमपीआई और नेशनल एमपीआई में। और जो नेशनल एमपीआई है वो हम जान चुके हैं, उसे नीति आयोग रिलीज करता है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो जानना नहीं है, सेम आप कई सालों से इसको पढ़ते आ रहे हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी क्या है, ये जब डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएं
वो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके लिए कई सारी स्कीम यूज की जाती हैं। अब ये न्यूज में है, इसकी वजह से देखो गवर्नमेंट ने 2.73 लाख करोड़ जो टैक्स पेयर की मनी है वो 2014 से लेकर 2023 तक इतना पैसा बचाया है, सेविंग किया है। मतलब अगर मान लो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बजाय पहले की तरह दिया जाता, डिजिटल ट्रांसफ़र की बजाय पहले जैसे बांटा जाता था कैश में, तो उसमें लीकेज होते थे, यानी कि करप्शन होता था, बहुत सारे लोग बीच में पैसा खा जाते थे। तो ये जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा, तो इसकी वजह से ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट को। तो इसमें मेन बस इतना आप याद रख लो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डीबीटी का? ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता से काम हो। इसमें कई सारी स्कीमें जो यूज की जाती हैं, जैसे देखो कैश ट्रांसफ़र के लिए स्कीम डीबीटी के अंडर पहल स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, एनसेप का मतलब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें देखो पेंशन वगैरह दी जाती है बुजुर्गों को, पीडीएस सिस्टम है, और ये आशा वर्कर को नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, आंगनवाड़ी वर्कर को आईसीडीएस है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें भी जो सब्सिडी वगैरह ट्रांसफ़र की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें देखो कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे जैम जनधन अकाउंट जो होता है, एक तो ये चाहिए डीबीटी के लिए, और आधार कार्ड और मोबाइल, ये ट्राइनिटी बोलते हैं इसको, जैम ट्राइनिटी, तो ये डीबीटी के लिए चाहिए होता है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि एक तरह से ये स्कीम है 3 जिनके थ्रू डीबीटी पॉसिबल हो पाता है। दूसरा इसमें बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये क्या होते हैं? देखो जैसे मान लो किसी गांव में, रूरल एरियाज़ में किसी को पैसा देना है, वहाँ पे कोई एटीएम वगैरह नहीं है, तो वो बंदा कैसे ले? वहाँ से मान लो उसे पैसा निकालना है, पैसा चाहिए उसके हाथ में, अकाउंट में तो है उसके हाथ में चाहिए, तो क्या करते हैं, एक देखो आदमी लेके जाएगा, एक बैग लेके जाएगा, उसमें पैसे लेके जाएगा, और उसके पास एक छोटी सी मशीन होगी जिसे आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। देखा होगा आपने, जब भी मान लो कभी आप सामान लेते हो कहीं से, मॉल वगैरह से या किसी दुकान से, आजकल कार्ड स्वैप करते हैं ना, पहले, आजकल तो डायरेक्ट यूपीआई से हो जाता है, आप स्कैन करते हो और यूपीआई से पेमेंट कर देते हो, लेकिन कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो एक छोटी सी मशीन में कार्ड स्वैप करते हैं, एटीएम वगैरह, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो उस मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो इस तरह की मशीन लेके जाते हैं वो गाँव में, और मान लो किसी को अपने अकाउंट से पैसा निकालना है गाँव का इलाके में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ एटीएम वगैरह है नहीं, तो वो उस मशीन पे अपना कार्ड स्वैप करते हैं और जितना वो निकालना चाहते हैं उसमें डालते हैं, और वो अपने बैग में से जो बंदा गया है एजेंट, वो पैसा दे देगा। तो इस तरह का जो काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि डोर स्टेप पे ही, उनके घर के पास ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक भी चलाए, पेमेंट बैंक आपने पढ़ाई होगा, ये 2015 में लॉन्च किया था, मोबाइल मनी, तो इस सभी से ये डीबीटी पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? ये एक वॉलंटरी ग्रुप होता है, कोई भी मान लो 3-4 आदमी मिलके या 10-12 आदमी मिलके ना आए एक साथ, ग्रुप बनाया और अपना जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब अभी नहीं, ये 2023 का करंट अफेयर है, काफ़ी समय से न्यूज़ में है। इसके लिए 2 करोड़ महिलाओं को कवर किया जाएगा इसमें, और ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लखपति दीदी स्कीम, बहुत न्यूज़ में रहती है लखपति दीदी स्कीम। तो इसके अंडर 2 करोड़ महिलाओं को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, दक्षता, उन्हें काम सिखाया जाएगा, जिसकी वजह से वो माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी कि छोटी मोटी कंपनी वगैरह, छोटा मान लो स्टार्टअप शुरू कर सकें गांव एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, या कहीं भी अपने घर पे फैमिली मेम्बर के साथ। तो इस तरह की उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमें कि लखपति दीदी स्कीम किस लिए लॉन्च की है, पता चल गया, स्किल देंगे, 2 करोड़ महिलाओं को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, और इसका जो लॉन्च क्या है वो मिनिस्ट्री कौन सी है ये आपको याद होना चाहिए। इसको देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने इसको लॉन्च किया है लखपति दीदी स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनको पर एनम कम से कम 1 लाख रुपए वो कमा सकें, इस तरह की स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, उनकी इनकम हो सके कम से कम 1 लाख रुपए, तभी उनको बोला गया लखपति दीदी महिलाओं को। इसमें जो एक्टिविटीज़ कवर होंगी वो कौन कौन सी होंगी? जैसे इनको काम सिखाया जाएगा महिलाओं को, प्लम्बरिंग का,
LED बल्ब बनाने की स्किल प्रोवाइड की जाएगी, या जैसे ड्रोन वगैरह को रिपेयर करना है, इस तरह की स्किल प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये स्किल प्रोवाइड करके उनको एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है हम जान चुके हैं, विलेज बेस्ड ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमेटीज़ जो होती हैं, ये मान लो 10 से 20 लोकल वुमेन एक साथ आती हैं और अपना ग्रुप बनाती हैं। ये वॉलंटरी ग्रुप होता है, कोई भी 10-20 महिलाएं एक साथ आ सकती हैं, अपना ग्रुप बना सकती हैं, आपस में सहायता कर सकती हैं, ये बैंक में अकाउंट खुलवा सकती हैं। मान लो 10 से 20 के बीच में मान लो 15 महिलाएं एक साथ आईं, उन्होंने ग्रुप बनाया, अपना नाम रख दिया कुछ भी, मान लो VS या VO नाम रख दिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन VO नाम रख दिया मान लो। अब ये जो ग्रुप है इसको ये रजिस्टर करा देंगे बैंक में, उसका अकाउंट खुलवा देंगे, ये पूरे ग्रुप का होगा। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मान लो कुछ रुपए 200, 300, 500 हर महीने जो मेंबर है जमा करेंगे बैंक में। अब ये इसके बेस पे क्या होता है, बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना कम ब्याज दर पे लोन देता है, और लोन किसको देना किसको नहीं देना वो इनके पैसे में से ही दिया जाता है। इनका पैसा मान लो इन्होंने 6-7 महीने 1000-1000 रुपये 15 महिलाओं ने जमा किए, 15 वुमन ने, तो 1000-1000 ये 6 महीने तक करेंगी। एक महिला का 6000 हो गया और 15 का लगभग 90,000 हो जाएगा, 90 ही होगा ना। तो ये 90,000 रुपये हो गया। अब मान लो किसी महिला को लोन लेना, तो इसमें से लोन ले सकते हैं, बैंक एक्स्ट्रा भी दे सकता है, क्योंकि इन्होंने रेगुलर जमा किया है, एक्स्ट्रा भी दे सकता है। और इस पर बैंक क्या है, कम ब्याज दर लगाता है, इंटरेस्ट रेट्स जो लगाता है कम ब्याज दर पे दे सकते हैं लोन। तो इस तरह का ये फ़ायदा लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसमें देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई सारी स्टोरीज हैं, जैसे केरल में कदम श्री, जीविका बिहार में, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे हैं। ये आप मेंस में एग्जांपल दे सकते हो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का। कदम श्री, जीविका, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में है, लूम्स लद्दाख में है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इनका सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, पहला तो यही, महिलाओं को एक असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, जब उन्हें सहायता मिलेगी उनका एम्पावरमेंट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, क्योंकि उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है, बैंक अकाउंट एक तरह से ग्रुप का खुल जाता है, लोन ले सकती हैं, और लोन लेंगी उससे अपना कुछ बिजनेस कर सकती हैं, या अपने घर के काम काज करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, कैपेसिटी बिल्ड होती है, यानी कि स्किल प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। पॉवर्टी एलिवेशन होता है, गरीबी घटती है, इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है उनकी। और इनफॉर्मल जो लोन होते हैं वो डिक्लाइन हुए 20% तक। इनफॉर्मल लोन मतलब जैसे मान लो गांव में जो मनी लेंडर होते हैं, मान लो कोई अमीर आदमी है, उससे लोन लेने चले जाते हैं, वो 3%, 5% इस तरह से ब्याज लगाते हैं महीने का, और महीने में ब्याज पे ब्याज बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मान लो एक बंदा 3% के ब्याज से लोन लेता है किसी अमीर आदमी से गाँव में, तो साल का कितना हो गया 36%। और अगर बैंक से ये लोन लिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, उसमें बहुत ही कम 4 से 5% या 1% इस तरह से ब्याज पे लोन दिया जाता है बैंक द्वारा, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये फ़ायदा होता है, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन लिया जाता था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से बहुत डिक्लाइन हुआ है। तो यही था इसके बारे में। देखो यार, मुझे बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए, लगभग 3-4 महीने से मैंने छोड़ा हुआ है, तो मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है अभी अच्छे से, तो मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसमें व्यूज़ आए तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, पूरा कंप्लीट करूँगा, तो आपके ऊपर बात है। अब देखो, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दो और लाइक कर देना, जिससे क्या है, देखो वैसे मैं शेयर लाइक करने की किसी से कहता नहीं हूँ, किसी को अच्छा लगा है तो अपने आप करेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और आपको वैसे भी पता है बहुत सारे लोग वैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, देखो अगर आप लाइक करते तो उससे आपका कुछ नहीं जाता और मुझे पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन इससे क्या होता है, यूट्यूब ना उसको ज़्यादा कंसीडर करता है उस वीडियो को, फिर उसको और लोगों को सजेस्ट करता है। तो अभी मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा बाद में, तो यहीं तक इसमें हम स्टॉप करते हैं इसको।